नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो इस एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ अपने क्वेश्चन बैंक को भी बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें, गरीबों के समतुल्य दिखने में लगें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, दक्षिण भारत, चौरा चौरी। तो कहाँ के भ्रमण पे ये निकले थे तो अपना सिर जो है मुड़वा लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसका सही आंसर है दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के भ्रमण के दौरान ही इन्होंने अपना सिर मुड़वा लिया था और धोती पहनना प्रारंभ कर दिया था। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुने गए। तो निम्नलिखित में से कौन चुने गए थे, 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ऑप्शन है शंकरन नायर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जिसको भी पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 186 में और 1893 में, 1906 में 3 बार इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा भवन मिला वो क्या है। ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, सस्तंभ हाल। सही उत्तर क्या है, तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बच्चों ध्यानागार। ठीक है, सॉरी धान्यागार। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है इसमें से कौन सा। गिरनार, उज्जैन, वाराणसी और विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का इनमें से केंद्र कौन सा रहा। यहाँ पर इन ऑप्शंस में से आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो रहा है वो लोग बिल्कुल सही है। विक्रमशिला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र रहा है वो रहा है विक्रमशिला। ओके, अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजाधिराज प्रथम के शासनकाल में या परांतक प्रथम के शासनकाल में। सही उत्तर है, अगर ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग करेक्ट करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनमें से कौन सा राजवंश ऐसा है जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। गुप्त, मौर्य, चालुक्य और राजपूत। तो प्यारे बच्चों अगर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, आप लोग करेक्ट करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका चालुक्य राजवंश जो है उत्तर भारत पर कभी भी अपना शासन नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। सही आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है एसएससी में चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है
भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? महिला शासक, ठीक है। तो यहाँ पे चांद बीबी है, सुल्तान रजिया है, नूरजहां बेगम, हजरत महल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही मानते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है सुल्तान रजिया, ठीक है। कई बार किसी बुक में रजिया सुल्ताना भी लिखा आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो सुल्तान रजिया थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा? दीन इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शाहजहां, कबीर, गुरु नानक देव या अकबर? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था दीन इलाही। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो रामचरित मानस जो है किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो इनका जो तुलसीदास जब इन्होंने अपना रामचरितमानस लिखना शुरू किया था, तो ये जो रामचरितमानस लिखा गया था, ये लिखा गया था 2 वर्ष कुछ महीने में, ठीक है। लगभग 2.5 वर्ष के आसपास में ये लिखा गया था, ठीक है। और लिखा किसके शासनकाल में गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को जिसने भी करेक्ट माना, बिल्कुल सही आंसर, अकबर के शासनकाल में ये लिखा गया था, यानी कि तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली जो शक्ति का संस्थापक था, इनमें से कौन था? बार्थोलोम्यू डायज, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सडन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है बच्चों अल्बुकर्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? बताइए, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना और 115 गुना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 3 जो है वो करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 109 गुना बड़ा है, ठीक है। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से वो 109 गुना बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। ध्रुवों पर या ध्रुव पर 2 क्रमागत देशांतर 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच की दूरी क्या होगी? बताइए, ध्रुवों पर, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी भी बता रखा है। तो ध्रुवों पर 2 क्रमागत देशांतरों की बीच की दूरी क्या होती है? तो वो होती है कितना? 111 किलोमीटर, ठीक है। 100, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 111 किलोमीटर होगी। 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच में, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी के मध्य की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और एकदम ध्रुवों पर, जहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये ध्रुव हो गया, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, तो जो देशांतर रेखाएं होती इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, यहीं पे जाके मिलती हैं। तो इस समय जब 2 देशांतर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी भी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? बीच की दूरी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। एंगल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों रेखाएं एक जगह पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे दूरी कहाँ बची? तो यहाँ पे जो दूरी है 2 क्रमागत देशांतरों के बीच की वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और बीच में यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? बताइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, कांगो और लीना। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है बच्चों अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई है 6992 किलोमीटर, ठीक है। और इसी के साथ ही 6992 किलोमीटर के साथ ही ये विश्व की सबसे लंबी नदी बन जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कब नहीं प्राप्त की जा सकती है? देशीकरण द्वारा, जन्म द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी भूभाग के सम्मिलन से, ठीक है, सम्मेलन हो गया यहाँ पे क्या होगा? सम्मिलन होगा, यानी कि विलय,
ठीक है। मान लीजिए किसी देश के भूभाग को हमने जीत लिया, तो हमारे इंडिया में जब वो सम्मिलित हो जाएगा तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किससे नहीं की जा सकती? तो वो है भारतीय धन में बैंक जमा करके। आप विदेशी हैं और इंडिया में पैसा जमा कर रहे हैं, तो क्या उससे नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19? करेक्ट आंसर है, अगर आप लोग 19 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 के साथ में तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अनुसूचित जाति SC ST को अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बताइए। न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन है? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं, या हम लोग कहाँ जाते हैं? हम न्यायपालिका की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग कोर्ट जाते हैं। ओके। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान की व्याख्या कौन करता है? बताइए। न्यायपालिका, राष्ट्रपति, कार्यपालिका या विधानमंडल? सही उत्तर क्या होगा? संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करता है, या राष्ट्रपति, या कार्यपालिका, या विधानमंडल? सही उत्तर क्या है? अगर आप लोगों का उत्तर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यायपालिका जो है संविधान की व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2006 में, सन 2006 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन से लौह इस्पात, वस्त्र, पेट्रोलियम या सीमेंट? बताइए इनमें से सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का ऑप्शन 2 सही है तो बिल्कुल सही आंसर आप बता पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। वस्त्र उद्योग जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, वो लगभग 5 से 6 करोड़ भारत की जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छा स्कोर किए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।